हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक और बस्ती जिसका नाम है चहुंदड़ो। ठीक है, आज जो बात करेंगे वो क्या है, चहुंदड़ो। कि चहुंदड़ो से हमको क्या क्या एविडेंस और साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले कि चहुंदड़ो कहाँ पर है, तो ये चहुंदड़ो का जो लोकेशन है वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 के भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत के अंदर 925 बस्ती और पाकिस्तान के हिस्से में लगभग 475 बस्तियां जो है चली गई। ठीक है, जिसमें एक चहुंदड़ो भी था। अच्छा, चहुंदड़ो की खोज 1931 में किया गया था और किसने किया था, एनजी मजूमदार ने, और उनके बाद अर्नेस्ट मैके ने भी जो है इस खोज को जारी रखा। यानी कि इन दोनों का श्रेय है इसकी खोज करने में। ठीक है, यहाँ पे चहुंदड़ो का अगर हम देखें तो यहाँ से हमको झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अब आप सोचेंगे झूकर झाकर संस्कृति क्या है, तो झूकर झाकर संस्कृति जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की संस्कृतियाँ हैं। हाँ, ये सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही भारत के अंदर पनप रही थी। ठीक है, कुल्ली और झोप सभ्यता भी है, आमरी सभ्यता है। आपको पता होगा, अगर आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखा होगा तो उसमें जो ऋतिक रोशन है वो कहाँ का रहने वाला होता है, वो आमरी का रहने वाला होता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी कहीं ज़्यादा प्राचीन वो बस्ती हुआ करती थी। वही आमरी के लोग फिर आते हैं आगे चलकर कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, व्यापार के तलाश में या जीविका के तलाश में। तो मोहनजोदड़ो क्या था, वो एक शहरी बस्ती था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काफ़ी डेवलप बस्ती थे ये। ठीक है, तो झूकर और झाकर सभ्यता, झूकर और झाकर संस्कृति या सभ्यता के साक्ष्य हमको भारत की किस हड़प्पाई बस्ती से देखने को मिलते हैं, तो चहुंदड़ो से। ठीक है, यहाँ पे मनका बनाने का केंद्र या कह सकते हैं कि मनका बनाने के कारखाने। ठीक है, मनका बनाने का केंद्र या मनका बनाने के कारखाने हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो वो चहुंदड़ो से हमको देखने को मिलते हैं। चहुंदड़ो से हमको वक्राकार ईंट हमको देखने को मिलते हैं। कैसा ईंट, वक्राकार। तो अब वक्राकार जो ईंट है, ठीक है, ये पूरे सैंधव सभ्यता में किसी और भी स्थल पर नहीं मिला। यानी कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पे वक्राकार ईंट मिला हो। एकमात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंट के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्हों को दिखाया गया है। पद चिन्ह मतलब उनके पैरों के चिन्ह। यानी कि जब खुदाई हुआ तो उस खुदाई में ये देखा गया कि एक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। उन दोनों के पैरों के निशान जो है देखने को मिलते हैं। कहाँ से, चहुंदड़ो से। चहुंदड़ो से हमको सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता है। देखो, सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य तो सभी जगहों पे रहे, मगर उपलब्ध नहीं हुए, सही सटीक तरीके से हमको देखने को नहीं मिले, पूरी तरीके से हमको देखने को नहीं मिले। छोटे मोटे कहीं पे कंघी, तो कहीं पे लिपस्टिक, तो कहीं पे कुछ, कहीं पे काजल। ठीक है, अलग अलग चीज़ें। मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक मेकअप बॉक्स, मेकअप किट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन का पूरा एविडेंस हमको देखने को मिलता है। और खासकर यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से पाए जाते हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से पाए जाते हैं। तो एकदम आसान है, आराम से हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से पाए जाएंगे। अब जानते हो कि अगर कोई हद से ज़्यादा लिपस्टिक मुंह में लगा ले तो वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, क्या वो सुंदर दिखेगा, नहीं, वो कैसा दिखेगा, वो छछुंदरों की तरह दिखेगा। छछुंदरों को आप रिलेट कर दिएगा चहुंदड़ो से। यानी चहुंदड़ो के जो लोग थे वो लिपस्टिक लगाकर छछुंदरों जैसा दिखते थे। ठीक है, तो इसलिए लिपस्टिक के साक्ष्य हम कहाँ से देखने को मिलते हैं, चहुंदड़ो से। अब लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों के साक्ष्य मिल गए होंगे। तो सोचिए कि उस समय लिपस्टिक हमको देखने को मिलती है, उस समय की महिलाएं लिपस्टिक लगाया करती थी। तो लिपस्टिक थे किस चीज़ के, कहाँ से आते थे, उसके केमिकल या जिस चीज़ से वो बनाए जाते थे। तो आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि जो लिपस्टिक थे उस समय, वो लिपस्टिक गाय के मांस और चर्बी को, हाँ, यानी कि उनकी चर्बी और ब्लड को मिक्स करके तैयार किया जाता था। उसी से कलर भी तैयार किया जाता था। तो कल्पना करिए कि वो जब लगा के मुंह में लिपस्टिक इस तरह से अपने पुरुषों के सामने आती होंगे, तो उस समय के पुरुष, हालांकि क्या ही, वो तो जंगलों में रह रहे हैं तो ऐसे भी उनको डर नहीं लगेगा। मगर आज के डेट में अगर महिलाओं को इस तरह के लिपस्टिक अगर दे दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये अपने पति का खून पीकर आई है और खून पीना चाहती है। तो बिना उस तरह का लिपस्टिक लगाए हुए ही आजकल की जो औरतें हैं वो अपने पति का खून पी जा रही हैं, चूस ले रही हैं बेचारों को। ठीक है, तो सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलता है, या लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है, तो वो है चहुंदड़ो। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। चहुंदड़ो
हाँ, अब आते हैं बनावली। तो बनावली क्या है? ये हरियाणा में इसके एविडेंस यानी कि इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि मिट्टी के हल, हाँ, मिट्टी के हल का साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलता है? तो बनावली से। बनावली का लोकेशन कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ से हमको तांबे का वाताग्र, तांबे का तीर, हाँ, तांबे का तीर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो तांबे का वाताग्र या तांबे का तीर हमको कहाँ से देखने को मिलता है? तो बनावली से। जौ की साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलता है? तो वो भी हमको बनावली से। ठीक है, मातृदेवी की लघु मूर्ति, यानी कि मातृदेवी मतलब समझ रहे हैं? धरती माँ। मातृदेवी मतलब धरती माँ। हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वाधिक मात्रा में किसकी पूजा करते थे? तो धरती माँ की, यानी कि मातृ देवी की, जिनको हम उर्वरता की देवी और प्रजनन की देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उर्वरता की देवी और प्रजनन की देवी के नाम से जानते हैं। तो मातृ देवी की लघु मूर्ति मिलती है, और ये मूर्ति किसी और चीज़ की नहीं बल्कि किसकी होती है? टेराकोटा का। टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा में दो मिट्टी, चिकनी और बलुई, इन दो मिट्टियों को मिक्स करके जो मिट्टी तैयार किया जाता था उसी को हम बोलते हैं टेराकोटा। कहीं कहीं इसके अंदर धान की भूसी या पुआल वगैरह को भी मिक्स करके मूर्तियों को बना देते ताकि वो अच्छे से जल भी सके और उसकी मजबूती भी बनी रहे। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मृण्मयी मूर्ति। मृण्मयी मूर्ति, मृण्मयी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मृण्मयी मूर्ति। ठीक है, सेलखड़ी की मोहर। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें, हाँ, मोहरें तो बहुत सारे, ज़्यादातर मोहरें हमको जो है कि मिट्टी के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नहीं, मतलब मिट्टी के भी मोहर हमको देखने को मिलते हैं, मगर सर्वाधिक मात्रा में अगर हम बात करें तो सेलखड़ी के मोहर हमको देखने को मिलते हैं। और सेलखड़ी के मोहर के साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? बनावली से। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2400 मोहरें उपलब्ध हुई है। कितनी? 2400 मोहरें या 2400 से अधिक मोहरें उपलब्ध हुई है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो मोहरें हमको देखने को मिलती है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से लगभग 24, हाँ, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में मोहर किस हड़प्पाई बस्ती से उपलब्ध होती है, सैंधव बस्ती से उपलब्ध होती है, तो वो है कौन सा? मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित मोहर कौन सी है? तो सेलखड़ी। सेलखड़ी एक प्रकार की पत्थर है, मुलायम पत्थर है, जिसको किसी भी तरह से तराशा जा सकता है, और ये अक्सर जो है समुद्र या नदियों के किनारे ही देखने को मिलते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सुरकोटदा। अब सुरकोटदा क्या है? तो सुरकोटदा ये गुजरात की कच्छ का, ये गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र है, वहाँ से हमको ये इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से एविडेंस हमको क्या मिलते हैं? तो वो एविडेंस मिलते हैं घोड़े का अस्थि पंजर, यानी कि घोड़े के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने आपको साथ बताया भी, और अब मैं नहीं बताया तो एक बार फिर से मैं बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सभी जानवरों के बारे में जानकारी नहीं था। सभी तरह के जानवरों के बारे में जानकारी था, मगर घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं था। ठीक है, मगर उसके बाद भी हमको घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं। तो अस्थि पंजर के साक्ष्य मिलने का मतलब ये नहीं कि वो घोड़े से परिचित थे। अब भाई घोड़े रहे, उनको पालतू नहीं बनाया गया, उनको पालतू नहीं बनाए थे। ठीक है, उनकी उपयोगिता को वो नहीं समझ सके थे। ठीक है, तो घोड़े के अस्थि पंजर मिला। तो अस्थि पंजर मिलने का मतलब ये नहीं कि उस समय उनका वो प्रिय पशु या उनका पालतू पशुओं में आता है। घोड़े के बारे में जानकारी हमको आर्यों के आगमन के बाद यानी कि वैदिक सभ्यता में हमको देखने को मिलता है। 1500 ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तराजू का पलड़ा, यहाँ से हमको तराजू का पलड़ा, तराजू के पलड़े से ये पता चलता है कि उस समय भी माप तौल की परंपरा या प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। वो वस्तुओं को माप और तौल कर ही देते थे। अब तराजू मिला तो इसका मतलब कि वो बटखरा भी रहा होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो बटखरे थे वो क्या थे और कैसे थे और किस तरह से वो कार्य करते थे। यहाँ से एक कब्रगाह मिला जिसमें 4 कलश रखे हुए। हमने बताया ना कि जितने भी कब्र वगैरह मिलते हैं उसके अंदर कलश जरूर मिलते हैं। ठीक है, उसके पीछे क्या है रीजन? तो उसके पीछे रीजन यह है कि उनकी धार्मिक आस्था होती थी कि इनके मरने के बाद उनको उस लोक में ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो खाने की चीज़ें हो चाहे पहनने की चीज़ें हो। ठीक है, तो ये उनकी धार्मिक मान्यता थी। उसके बाद रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है ये अहमदाबाद में है। रंगपुर जो है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। यहाँ से हमको जो एविडेंस मिलता है वो धान के भूसी का एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो रंगपुर से धान की भूसी, नोट कर लीजिए इसको।
अच्छा, माप तौल की अगर हम बात करें तो माप तौल में 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौका 64, ये उनकी माप तौल की प्रणाली थी। ठीक है, ये उनके माप तौल की प्रणाली थी, यानी कि 16 के अनुपात में उनकी ये माप प्रणालियाँ जो है प्रचलित थी, यानी कि चलती थी। इसको संख्या के तौर पे 1, 2, अगर निम्न इससे कम में अगर हम आए तो 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये निम्न स्तर का उनका वो था, बटकराई कह सकते हैं निम्न स्तर का, ये उच्च स्तर का था। अब इसी के उच्च में और हम जाएंगे तो इसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए जो है चीज़ों को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वहाँ के उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का कंडीशन था। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य बस्तियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।